नंबर एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, दूसरी तरफ है टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब हमने आपको बताया जो वेरी करते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिन पर हम स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है। ठीक है, इन सब को हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। लार्ज सैंपल टेस्ट ही चलेगा अभी, लार्ज सैंपल टेस्ट, जिसमें हम ये मान रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। और लार्ज सैंपल में भी हम कौन से पढ़ रहे हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पैरामीट्रिक टेस्ट, यानी कि इन सब के पीछे हमारी ये प्री अजम्पशन है कि जिस पॉपुलेशन से इनको ड्रॉ किया गया है, ठीक है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन इज, ठीक है, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इन सब पर लागू हो रही है ये प्री अजम्पशन। और पैरामीट्रिक का एक और भी कारण है इसको पैरामीट्रिक कहने का, कि जो पॉपुलेशन है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पता है, उसका मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हमें कुछ एस्टिमेट्स है, कुछ अंदाजा है। ठीक है, उनको पैरामीटर बोलते हैं और उन्हीं के नाम पर इन्हें पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट हम पढ़ रहे हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट में लार्ज सैंपल टेस्ट पढ़ रहे हैं, जहां नॉर्मेलिटी की कंडीशंस पूरी हो रही है। ठीक है, और उनमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स। टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में काफी सारे टेस्ट आप पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है वो जो है मीन के लिए यूज होता है, एवरेज के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मीन। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर मीन या अर्थमेटिक एवरेज। अर्थमेटिक एवरेज, अर्थमेटिक मीन भी आप इसको बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसे हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। पहले जरा इसके एक दो फॉर्मूले हम समझ लेते हैं, क्योंकि पैटर्न हमारा वही रहेगा। फर्स्ट स्टेप रहेगा नल हाइपोथेसिस का, पहला स्टेप नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे स्टेप में स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करेंगे। तीसरे स्टेप में जेड वैल्यू जो कि होगी डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। और चौथा स्टेप होगा इंटरप्रिटेशन का। तो सेम वही स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ हमें समझना है कि इनकी स्टैंडर्ड एरर किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और स्टैंडर्ड एरर का मतलब मैं आपको वैसे एक बार बता भी चुका हूँ, जो थर्ड लेक्चर था इसी टॉपिक पर, वहाँ हमने डिटेल में पढ़ा था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड एरर को। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पढ़ा था। मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है और उससे हम एक दिए गए गिवन साइज के, मान लो 2-2 का, 3-3 का, जो भी हम सैंपल, जितने भी मैक्सिमम सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं, उन सभी सैंपल्स को हम ड्रॉ करें और उनकी कोई उन सैंपल्स की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करें, लाइक उनका मीन निकालें। तो उन सैंपल्स के मीन्स का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी का नाम है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर इज सिंपली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी भी मन में डाउट हो तो डिटेल में आपको वहां समझाया हुआ है, आप एक बार उसको देख लें, वहां से आपको सारा ही क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में हम स्टैंडर्ड एरर फॉर मीन पढ़ने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड एरर फॉर मीन। तो दो सिचुएशन में हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात, जब सिंगल सैंपल हो, सिंगल सैंपल, हमारे पास एक ही सैंपल दिया गया है, हम एक ही सैंपल को ले रहे हैं,
अब एक सैंपल क्यों लिया जाता है? जब सैंपल के बेस पर पॉपुलेशन के लिए इंटरप्रिटेशन करना हो, या सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में जो पॉपुलेशन और जो सैंपल का जो मीन है उसमें जो डिफरेंस है उसकी सिग्निफिकेंस चेक करनी हो। तो सिंगल सैंपल में लिख सकता हूं, और मैं यूं भी लिख सकता हूं, सैंपल मीन वर्सेस पॉपुलेशन मीन। सैंपल का मीन या पॉपुलेशन का मीन। सैंपल के मीन को हम x बार से डिनोट करेंगे, और पॉपुलेशन मीन या हाइपोथेटिकल मीन होगा, ठीक है, इसका एक और भी नाम होगा भाई, हाइपोथेटिकल मीन। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ सारे पैरामीटर्स को हम ग्रीक लेटर्स से जो है डिनोट करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे म्यू। ठीक है, सैंपल मीन एंड हाइपोथेटिकल मीन। और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी स्टैंडर्ड एरर होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। और इस फॉर्मूला को हमने ड्राइव भी किया था, वही मैं फिर से रेफरेंस दूंगा, वही थर्ड जो लेक्चर हमारा जो था टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पर, वहां हमने इसको ड्राइव किया था। ठीक है, कि स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? कि पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप ले लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, इसी को मैं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैंपल, साइज ऑफ सैंपल इसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये जो सिग्मा है इट इज डिनोटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, इसीलिए हमने इसके लिए ग्रीक लेटर यूज किया है। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और n हमें बता रहा है साइज ऑफ सैंपल। ठीक है, अब यहां पर भी कई बार क्या होता है कि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा होता, बल्कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा होता है। आज इन सारों को हम पहले एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल नॉट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का नहीं, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें दे रखा हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल नॉट पॉपुलेशन इज गिवन। तो देखिए हम एक डिस्क्रिमिनेट करके चलेंगे हमेशा। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है? पॉपुलेशन का है, तो उसके लिए हम स्ट्रिक्टली सिग्मा ये टर्म यूज करेंगे, और जब सैंपल का होगा तो उसके लिए हम एस यूज करेंगे। ठीक है, तो उस केस में भी ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसके पीछे मैं भी कारण बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आप एक बार देखते चलें क्या रहेगा। ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, सिंगल सैंपल की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जब सिंगल सैंपल में ही स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास पॉपुलेशन का नहीं है, सैंपल का है, तब क्या होगी स्टैंडर्ड एरर? उस केस में स्टैंडर्ड एरर होगी s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। यानी कि सिंपली पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्लेस कर देंगे सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से। जहां सिग्मा लिख रहे थे उस सिग्मा की जगह हम s लिख देंगे। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि भाई जब यहाँ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना था तो आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लिखा? देखिए कायदे से तो यही होना चाहिए। ठीक है, आइडियल तो यही है, आइडियल तो यही है, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो तो यही ड्राइव किया था। लेकिन बात क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि n का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, नंबर ऑफ जो है आइटम्स जो आप स्टडी करते हैं जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें स्क्यूनेस कम होती जाती है। ठीक है, इट टेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी, इट टेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो जो इसको एक बोलते हैं थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर, रूल्स ऑफ लार्ज नंबर, तो वहां पर जब हम 30 या उससे अधिक नंबर जब हम लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसमें जनरली कुछ हद तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज आ जाती है।
तो वहां पर एक तरह से कह लीजिए कि काम चलाऊ वाली सिचुएशन है कि अगर भाई पॉपुलेशन का नहीं है तो फिर सैंपल के बेस पर काम चलाया जा सकता है, क्योंकि सैंपल हमारा बड़ा है, सफिशिएंटली लार्ज है। ठीक है, इफ सैंपल साइज इज सफिशिएंटली लार्ज, इसको बल्कि 30 पर ना तो लिए, क्योंकि 30 होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये अभी हम पढ़ रहे हैं थियोरेटिकली। जब प्रैक्टिकली जब आप रिसर्च करेंगे तो इसका क्राइटेरिया अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ इसके लिए टर्म यूज कर रहा हूं, इफ n is sufficiently large, साइज ऑफ सैंपल जब sufficiently large है, then we can replace, ठीक है, सिग्मा बाय s। तब हम पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, काम चलाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो ये तो वही बात होगी। ठीक है, और इस बेस पर इसका एक और भी यूज होगा, यूज अभी मैं करके बता रहा हूं आपको, यूज ऑफ स्टैंडर्ड एरर इन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसको मैं एस्टिमेट करना बोलता हूं, फॉर एस्टिमेशन। मैंने कहा कि भाई एक सैंपल लिया आपने, इसका मतलब क्या है, देखो ये पूरा कॉलेज है। ठीक है, पूरे कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब आपने इसमें से एक सैंपल ले लिया 100 बच्चों का, इनका आपने टेस्ट लिया और आपने इनके मार्क्स निकाले। इन बच्चों के जो एवरेज मार्क्स आए वो आते हैं भाई 65% आए इनके बेस पर। अब पूरे कॉलेज में जो बच्चे हैं वो है मान लो 10,000 बच्चे हैं, या चलो 10,000 बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं 2,000 कर देता हूँ, 2,000 बच्चे हैं पूरे कॉलेज में। अब इसके बेस पर, इस सैंपल के बेस पर, ये जो सैंपल अगर मैंने जो है कह लीजिए कि रैंडम सैंपल अगर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, बिना किसी पक्षपात के, और इसमें नॉर्मेलिटी वाले सारे गुण मौजूद हैं, तो मैं इस सैंपल के बेस पर अंदाजा लगा सकता हूं कि ये जो पूरी पॉपुलेशन है, पूरा जो कॉलेज है, इन सभी 2,000 बच्चों के एवरेज मार्क्स लगभग कितने होंगे, उसी को एस्टिमेट करना बोलते हैं, उसी को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और वहां पर ये अपनी स्टैंडर्ड एरर किस तरह से हेल्प करेगी, वहां पर हम लेंगे इसमें जो मीन है x बार, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ऐसा हम कर देंगे। इसको लिमिट फिक्स करना भी बोलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है कॉन्फिडेंस लिमिट। नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा है इन चीजों को। कॉन्फिडेंस लिमिट एट, अब मान लो सपोज मैंने कहा 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, 5% होगा तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल देते हैं, 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, x बार, ठीक है, प्लस माइनस टेबल वैल्यू 95% पर होती है 1.96, हम पढ़ चुके हैं। और स्टैंडर्ड एरर इसकी होती है, या तो हमारे पास s होगा, s डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, सैंपल का अगर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और पॉपुलेशन का है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। मैंने पॉपुलेशन का यहाँ यूं नहीं लिखा कि जब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ही मेरे पास होगा फिर तो पॉपुलेशन का मीन ही नहीं हो जाएगा, फिर मुझे एस्टिमेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि पहले मीन आता है। ठीक है, पहले मीन आता है, मीन से ही तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो अगर भाई मेरे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है तो फिर मुझे मीन को एस्टिमेट करने की क्या जरूरत है, मीन तो इसका मतलब पहले से मेरे पास होगा। तो जनरली इस तरह के एस्टिमेट्स में हमारे पास पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी होगी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ इसकी जगह सैंपल वाला एस यूज किया है, स्टैटिस्टिक यूज की है, ना कि पैरामीटर। ठीक है, बाकी लिमिट इस तरह से फिक्स की जाएगी। यही एक और होता है, जैसे 99% लेवल पर बहुत कम यूज होता है, वैसे 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोल देते हैं, या 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, वहां पर ये टेबल वैल्यू होती है 2.58। तो अगर 99% पर फिक्स करवाए तो आप यहाँ बस 2.58 कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। और एक होता है 99.73%, ठीक है, 99.73% पर वहां वैल्यू होती है 3, टेबल वैल्यू 3 होती है। तो अगर 99.73% पर अगर आपसे लिमिट फिक्स करने के लिए बोले तो मैक्सिमम बस ये हो कितना सकता है, किस से किस रेंज में जा सकता है,
तो ये प्लस माइनस 3 कर देना और आगे सेम रहेगा s डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। तो एक तो ये यूज रहेगा जब सिंगल सैंपल, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज ये रहेगी। ठीक है, तो एक तो हमने, अब मैं जो किया मैं उसको एक बार दोबारा से समराइज कर दूं। मैंने बात की सिंगल सैंपल की। सिंगल सैंपल, सिंगल सैंपल का मतलब सैंपल वर्सेस पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अवेलेबल, तो ये लगाओ भाई, और नहीं तो एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन कर दो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज गिवन। ठीक है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो कोई बात नहीं, सैंपल जो है उसका तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो भाई, उससे काम चला लो। ठीक है, और इसी का ही फिर कॉन्फिडेंस लिमिट कैसे फिक्स होगी? कॉन्फिडेंस लिमिट एट डैश लेवल, जो भी लेवल दे रखा हो, तो ये हो जाएगी जो मैंने अभी बताया एक्स बार। एक्स बार ये कौन सा वाला मीन? सैंपल का मीन, सैंपल मीन। तो एक्स बार, ये दोबारा लिख दूं मैं, एक्स बार प्लस माइनस, ठीक है, टेबल वैल्यू, जोन सी भी टेबल वैल्यू हो, गुना स्टैंडर्ड एरर। जैसे 99% पर मैंने बोला तो एक्स बार प्लस माइनस 2.58 एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। 99 ये है भाई 99% पर, 99.73% पर लेना है तो एक्स बार प्लस माइनस 3 एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। ये मैंने अभी तक डिस्कस किया। अब इसी सैंपल मीन का यूज होगा बेसिकली जब दो सैंपल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब दूसरी सिचुएशन जहां हम यूज करेंगे इसमें कि टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इन मीन ऑफ टू सैंपल्स। दो सैंपल के मीन में डिफरेंस चेक करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है, तो इसे मैं डिनोट कर रहा हूं एस सी, स्टैंडर्ड एरर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। एक्स बार 1 पहले सैंपल का मीन माइनस एक्स बार 2 दूसरे सैंपल का मीन। क्या पहले सैंपल के मीन और दूसरे सैंपल के मीन में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है? तो उसके लिए फॉर्मूला है, पहले तो चलो सैंपल से ही काम चलाते हैं। S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। ठीक है, व्हाट इज S1 एंड S2? S1 एंड S2 है दोनों सिंपली जो सैंपल्स है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, S1 हो जाएगा पहले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन और S2 हो जाएगा दूसरे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन कर दूं, मैं लिख दूं। यहाँ S1 है, यहाँ S1 है S1 स्क्वायर। ठीक है, यह है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर हो जाता है तो वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल। और S2 स्क्वायर है तो वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल। और N1 और N2, N1 साइज ऑफ फर्स्ट सैंपल और N2 हो जाएगा साइज ऑफ सेकंड सैंपल। ठीक है, आज सिर्फ मीन पर ही कंसंट्रेट करते हैं। अब इसमें एक चीज और आ सकती है कि भाई वैसे तो जनरली जब दो सैंपल है तो दोनों सैंपल का ही स्टैंडर्ड डेविएशन से काम चलाना पड़ेगा, और ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम अगर सैंपल का साइज सफिशिएंटली लार्ज है तो वैसे तो हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, लेकिन पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन से।
ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तब क्या करोगे? इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जिसको सिग्मा लिख दो चाहे सिग्मा पी लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। अदरवाइज मैं तो जो सिग्मा वर्ड है वो यूज ही पॉपुलेशन के लिए करता हूँ, तो सिग्मा या सिग्मा पी इज अवेलेबल। तो भाई अभी ये फॉर्मूला क्या था? अभी एस ई एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 क्या था अभी जो आपने लिखा? आपने लिखा S1 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 S2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2। अब जब पॉपुलेशन का ही अवेलेबल है तो सैंपल वाले का क्या करोगे भाई? यहाँ लिख दो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का स्क्वायर कर दो। मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर डिवाइड बाई N2। ठीक है। अब ये 2 बार स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर लिखा हुआ थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आपको? तो क्या हम यहाँ इसको कॉमन ले सकते हैं? इसको कॉमन ले लीजिए, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन पी स्क्वायर, बाहर आ गया 1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस 1 डिवाइड बाय N2। उस केस में ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का अवेलेबल हो तो। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये रही, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन सिंगल सैंपल के लिए, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो एस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, सिर्फ सैंपल का है, तो 2 सैंपल हैं तो S1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2, इसका अंडर रूट। ठीक है। अगर सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन हो, पॉपुलेशन का नहीं हो, और 2 सैंपल में जो मीन है उसके बीच में सिग्निफिकेंस हम चेक कर रहे हैं तो, और पॉपुलेशन वाला अवेलेबल है तो फिर ये आपके पास रखा हुआ है। इन S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की जगह मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन P स्क्वायर लिख दिया और उसको कॉमन ले लिया। तो अब ये समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन पार्ट पर आते हैं पहले। ठीक है। एक्सप्लेनेशन पार्ट आज बस इतना ही। ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पर समझते हैं कि इनका यूज कैसा आएगा, क्वेश्चंस इसमें किस तरह के आएंगे। तो एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, इसमें इससे रिलेटेड एग्जांपल है कि a sample of 400 units from population of a village found to have mean 60 and standard deviation 9। रैंडम सैंपल लिया आपने, एक रैंडम सैंपलिंग की, ठीक है। उसमें कितनी आइटम्स लिया आपने? 400 आइटम्स को स्टडी किया। फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज फाउंड टू हैव मीन, उसका मीन आया है 60 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन की नहीं कह रहा, ये सैंपल की बोल रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसका 9। ठीक है। अब पहले उन्होंने कहा है कि असाइन द प्रोबेबल लिमिट फ्रॉम मीन ऑफ पॉपुलेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर पॉपुलेशन के लिए जो लिमिट फिक्स करो। ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा है, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, हम किसी गांव में गए, तो वहां हमने किसी चीज पर स्टडी की। ठीक है। कुछ भी हो सकती है, उनके पॉपुलेशन को सॉरी उनके जो है इनकम को लेकर हो सकती है, उनके एजुकेशन लेवल को, जो भी कुछ हमने किया। फिलहाल जो स्टडी की थी उस पूरी जो सैंपल हमने लिया था 400 लोगों का, ठीक है, उनका मीन 60 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन 9। मीन को किससे डिनोट करते हैं भाई? हम एक्स बार से। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे डिनोट करते हैं? एस से। अब सैंपल एक ही है तो इसलिए S1 S2 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, x1 x बार 1 x बार 2, क्योंकि एक ही सैंपल है। ठीक है। और ये कह रहा है कि अब जब इस सैंपल का मीन इतना आ रहा है 60, तो बताओ भाई कि पॉपुलेशन पूरी जो जहां से जो सैंपल लिया है उस पूरी पॉपुलेशन का मीन लगभग कितना आ सकता है? 5% लेवल। ठीक है। तो इसके लिए तो सिंपली अब आपको ये करना है, कोई नल हाइपोथेसिस नहीं होनी, क्योंकि यहाँ कुछ टेस्ट कर ही नहीं रहे हम सिंपली स्टैंडर्ड एरर चाहिए अब हमें लिमिट फिक्स करने के लिए, और इसकी स्टैंडर्ड एरर हो जाएगी S डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ n। S है 9, अंडर रूट n हो गया अंडर रूट ऑफ 400
तो 9 डिवाइड बाई 20 हो गया भाई। ये 9 को 20 से मैंने डिवाइड किया तो 0.45, 9 डिवाइड बाई 20, यस इट इज 0.45। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अब इसकी लिमिट फिक्स करनी है, ठीक है, जो मैं आपको इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से बार बार बोल रहा हूँ। अब इसकी लिमिट फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा कॉन्फिडेंस लिमिट, तीनों से ही करके बताया था, बल्कि पूछा तो इसमें 5% पर। कॉन्फिडेंस लिमिट एट 5% लेवल, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। चलो भाई, क्या करना है हमें, सैंपल का मीन लिखना है, प्लस माइनस करना है, टेबल वैल्यू लानी है और गुना करना है स्टैंडर्ड एरर से। तो एट 5% पर मैं करके बताता हूँ। सैंपल मीन कितना आया 60, प्लस माइनस कम ज़्यादा, मतलब इसमें वेरिएशन कितना हो सकता है, ये तो सैंपल का आ रहा है, तो पॉपुलेशन का इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा, तो कितना कम या कितना ज़्यादा हो सकता है। 5% लेवल पर टेबल वैल्यू होती है 1.96, इतने गुना तक कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है ना। ये हमने समझा था ना कि इसका मतलब क्या होता है, टेबल वैल्यू का मतलब ये बताती है कि इतने गुना वेरिएशन हो सकता है। इतने गुना वेरिएशन, किसका वेरिएशन, जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही उसी से स्टैंडर्ड एरर निकली है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो हमारे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, ठीक है, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एरर अपनी आ रही है जो कि 0.45 आ रही है, 0.45, इस 0.45 के 1.96 गुना कम या ज़्यादा हो सकता है पूरी पॉपुलेशन में। तो देखिए जरा कितना आता है ये, प्लस माइनस 1.96 से गुना कर देता हूँ इसको, तो ये आता है 0.882, 0.882। तो भाई 60 में एक बार तो 0.882 घटा दो, ये आता है भाई 59.118, और एक बार जोड़ दो 60.882, यानी कि भाई 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हो, या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की आप बात कर रहे हो, तो भाई पॉपुलेशन में लगभग ये रेंज आएगी। वो जो मीन है वो पूरी पॉपुलेशन में 59.118 से लेकर 60.882 तक हो सकता है, ठीक है। अब यही बात जी, सर ये 1.96 कहाँ से लिया? बेटा 1.96 5% पर टेबल वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू जो हम बार बार बताते आ रहे हैं, ठीक है। 1.96 इज कांस्टेंट टेबल वैल्यू एट 5% लेवल। अब ये आई कहाँ से, ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से निकाली थी, और इसके लिए जो इसका जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने इस पर काफी डिस्कस किया है, आप एक बार उधर से देख लीजिए, ठीक है। 5% पर ये वैल्यू 1.96 रहेगी, ठीक है। 1% पर ये वैल्यू 2.58 रहेगी, ठीक है। और 99.73% पर आप यहाँ 5% बोल दो या 95 बोल दो, एक ही बात है। यहाँ 1% बोल दो या 99% बोल दो, यहाँ 99.73% पर ये वैल्यू रहेगी 3। वही मैं आगे आपको बता भी रहा हूँ कि अगर यही लिमिट फिक्स करनी हो, कॉन्फिडेंस लिमिट एट 99% लेवल, ठीक है, या 1% लेवल ही बोल सकते हो, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्या होगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा। देखो सैंपल मीन 60 प्लस माइनस, अब टेबल वैल्यू बदल जाएगी। 1% पर, 5% पर तो थी 1.96, 1% पर ये हो जाएगी 2.58, ठीक है, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर 0.45। अब 2.58 मल्टीप्लाई 0.45, तो भाई अब ये कहता है कि इस लेवल पर आप जा रहे हो 99 पर, तो ये वेरिएशन हो सकता है 1.161 का, ठीक है। अभी तो आप ये इससे भी काम चल जाएगा आपका कि आप ये ध्यान रख लो, मेमोराइज कर लो कि 5% पर वैल्यू है 1.96, 5% और 95% का मतलब एक ही है, 1% और 99% का मतलब ये कि ये कैसे है। ये सारा हमने पहले 3 जो लेक्चर जो हमने लिए हैं वो इन्हीं बेसिक्स पर डिस्कस किया है हमने, सारा उन्हीं पर उन्हीं चीज़ों को समझाया है। तो आप एक बार उधर से और देख लो,
फिलहाल अभी यहाँ देखो 95% पर या 5% पर आपकी टेबल वैल्यू है 1.96, 99% पर है 2.58, ठीक है। तो यहाँ 2.58 से मैंने गुना किया इसको, तो 60 में एक बार तो 1.161 को घटा दीजिए, तो ये वैल्यू आती है 58.839 से लेकर 61.161। तो 1% पर अगर हम बात करेंगे तो फिर ये पॉपुलेशन में इतनी रेंज पर हो सकता है, ठीक है। और तीसरा भी कर लें, 99%, 99.73% पर अगर हम इसको लें, ठीक है, 99.73% लेवल पर, फिर क्या हो जाएगा ये, तब हो जाएगा 60 प्लस माइनस, अब ये टेबल वैल्यू देखो फिर बदल जाएगी, सब कुछ सेम है बाकी, 3 0.45। अब इस 0.45 को 3 से गुना कर लो, यानी कि 60 प्लस माइनस 1.35, तो 60 प्लस माइनस 1.35 यानी कि 60 जो सैंपल का मीन आ रहा है, तो पॉपुलेशन का मीन इससे डेविएट हो सकता है 1.35 तक, यानी कि 1.35 कम या 1.35 ज़्यादा था, माइनस 1.35 मैंने किया, तो 58.65 से लेकर 61.35 की रेंज में हो सकता है। इस तरह से एस्टिमेट्स लगाए जाते हैं। एक तो स्टैंडर्ड एरर का यूज है इस तरह के एस्टिमेट्स लगाने के लिए, जिसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो इसके बाद, इसी में ही अगर मैं हाइपोथेसिस की बात करूं तो क्या हो सकती है। अगेन मैं क्वेश्चन फिर से लिख दूं, सैंपल साइज है अपना कितना 400, ठीक है, और मीन जो आया है x बार वो है अपना 60, स्टैंडर्ड डेविएशन एस से डिनोट कर रहे हैं वो आया है 9, ठीक है। तो एक तो इन्होंने तो लिमिट फिक्स करवाई थी। अब मैं कहता हूँ क्या इस सैंपल के बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड पॉपुलेशन का मीन, ठीक है, 55 होगा। बात समझ आ रही है। ये सैंपल लिया हमने, ये सैंपल है, ठीक है, सैंपल का साइज है, ये सैंपल का मीन है, सैंपल मीन, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो क्लेम क्या कर रहा हूं, मैंने इन 400 लोगों के लिए का सैंपल लिया और ठेका ले रहा हूं मैं सारे पूरी पॉपुलेशन का। मैं कह रहा हूं इसके बेस पे पूरी पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड जो मीन है ना, वो भैया 55 हो सकता है। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता वो आपको बताना है। तो जो हो सकता है जिसके लिए मैं क्लेम कर रहा हूं उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल मीन, ठीक है, म्यू। आप इसको पॉपुलेशन मीन भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन मीन मैं यूं नहीं कह रहा कि पॉपुलेशन का मीन है या नहीं, वो तो चेक करना है। अगर ये पास हो गया अपने परीक्षा में कि हाँ भाई इतना हो सकता है, तब तो ये पॉपुलेशन मीन है, लेकिन अभी तो पता नहीं ना कि है या नहीं, तो मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो परिकल्पित एक तरह से माध्य है ये, ठीक है। तो एक्चुअल में ये हाइपोथेटिकल मीन है कि हम इसकी संभावना देख रहे हैं कि क्या इसके बेस पर इसका मीन 55 हो सकता है या नहीं। तो अब उसी फर्स्ट फॉर्मूले का यूज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो नल हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे आप, नल हाइपोथेसिस यानी कि H0 आप लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी देखिए मैं काफी डिस्कस कर चुका हूँ, लेट अस टेक या लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट, क्या है नल हाइपोथेसिस, हम ये मान रहे हैं कि जो सैंपल का मीन है 60 और जो पॉपुलेशन जितने के लिए हम क्लेम कर रहे हैं हाइपोथेटिकल मीन 55, इनमें 5 का डिफरेंस है। ये 5 का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सैम्पलिंग वेरिएशन। और अगर भाई ये बात ट्रू है तो इसका मतलब पॉपुलेशन का मीन भाई 55 हो सकता है फिर तो, ठीक है ना। वही चीज तो हम देखना चाह रहे हैं, वही संभावना तलाश रहे हैं, हो सकता है नहीं हो सकता। तो अगर भाई ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तब तो भाई पॉपुलेशन का मीन 55 हो सकता है, फिर तो भाई सैम्पलिंग वेरिएशन। लेकिन अगर ये 5 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है
तो इसका मतलब भाई फिर पॉपुलेशन का मीन 55 नहीं हो सकता, फिर तो कुछ ना कुछ आपने ये जो हाइपोथेसिस ली है कि 55 हो सकता है वो गलत है। लेट अस टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन, क्या लिखेंगे, सैंपल मीन, सैंपल का जो मीन आ रहा है, एंड हाइपोथेटिकल मीन। सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन जो है इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, अब भाई आपको लेनी है इसमें इनकी स्टैंडर्ड एरर, वैसे वो निकाल चुके हैं स्टैंडर्ड एरर, तो इसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालो भाई। स्टैंडर्ड एरर हो जाएगी एस, क्योंकि सिग्मा तो नहीं है ना मेरे पास, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन। एस था 9 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 400, ये भी किया था वैसे मैंने, तो ये हो गया भाई 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 20, 0.45। ठीक है, ये सारे स्टेप्स भी हम समझा चुके हैं आपको, सारा बेसिक्स हम पहले करवा चुके हैं। तीसरा स्टेप हो जाएगा जेड वैल्यू, वो होता है डिफरेंस डिवाइड बाई स्टैंडर्ड एरर, और डिफरेंस में प्लस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि मोड वैल्यू। ये पैरेलल लाइन का मतलब मोड ऑफ, यानी कि प्लस माइनस को इग्नोर कर देना भाई, सिर्फ डिफरेंस को देखना। तो 60 माइनस 55 कि सैंपल का मीन 60 है, पॉपुलेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं 55, तो चाहे 60 माइनस 55 लिख दो, चाहे 55 माइनस 60 लिख दो, क्योंकि प्लस माइनस को हमें ध्यान नहीं देना है। 0.45, तो अब ये 5 डिवाइड बाई 0.45, और 5 को 0.45 से डिवाइड करो, ये भाई आता है 11.11 समथिंग। ये तो बहुत ज़्यादा आ रही है कंप्यूटेड वैल्यू। तो अब आपको बताया था अगर कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती, टेबल वैल्यू 5% जनरली हम यूज करते हैं, 5% पर टेबल वैल्यू है 1.96। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी। तो भाई ये कंप्यूटेड वैल्यू तो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। जब ये कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। ठीक है, एक तरह से यूं समझ लो, ये टेबल वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू नल हाइपोथेसिस के लिए एक तरह से यूं है कि भाई कहाँ तक गुंजाइश है नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की। ठीक है, कितनी गलती माफ है, कितना वेरिएशन माफ है, कितना वेरिएशन अलाउड है। तो भाई 1.96 गुने तक का वेरिएशन अलाउड था, लेकिन ये तो ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। नल हाइपोथेसिस क्या कह रही थी कि जो सैंपल का मीन है, सॉरी जो इसके लिए जो हम क्लेम कर रहे हैं हाइपोथेटिकल मीन 55, लगभग वही पूरा पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, यानी कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट आ रहा है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब इस जो पूरी पॉपुलेशन है उसका मीन 55 नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, दी कंप्यूटेड वैल्यू, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ। कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, कितनी है, 11.11 इज मोर देन टेबल वैल्यू, ठीक है, 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, ये डिफरेंस तो सिग्निफिकेंट है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन ये हो जाएगा कि भाई इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो 55 नहीं हो सकता, ये बात हम खारिज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज होगा। ये फर्स्ट फॉर्मूले का यूज मैंने आपको बताया। एक मैं और ले लेता हूँ इसी तरह का एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं इसमें। A sample of 100 tires is taken from a load. Mean life of tires is found 39,350 km. Standard deviation 3260. ठीक है, could the sample come from population with mean 40,000 kilometers? ठीक है, इस तरह से। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जाम्पल को। एक टायर मैन्युफैक्चरर है,
ठीक है, टायर मैन्युफैक्चरर है। वो क्लेम क्या कर रहा है? उसका क्लेम है कि भैया मेरे जो बनाए हुए टायर है, हमारी कंपनी के टायर 40,000 किलोमीटर चलते हैं, 40,000 किलोमीटर चलते हैं लगभग, उनका एवरेज लाइफ है 40,000 किलोमीटर का। ध्यान से समझना। हमने कहा चलो भाई देखते हैं। हमने उसको स्टडी करने के लिए क्या किया, हमने भाई उसमें से 100 टायर का एक सैंपल लिया, 100 टायर्स का, 100 टायर्स का हमने एक सैंपल लिया और देखा उनको चलाकर। उनका मीन आया, वो टायर चले ऑन एन एवरेज 39,350 किलोमीटर चले, और उनका स्टैंडर्ड एविएशन जो था वो 3,260 था। तो क्या, अच्छा हमने कहा कि उससे मैन्युफैक्चरर से देखो भाई हमारे तो ये 100 टायर 39,350 किलोमीटर चले, तुम तो 40,000 के क्लेम कर रहे हो। उन्होंने कहा भाई सिर्फ सैम्पलिंग वेरिएशन है सर, आप एक सैंपल और लेकर देखो, 100 टायर और यूज करके देखो, हो सकता है इसका इससे ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ मेरा दावा ठीक है, मेरी जो मतलब कह लीजिए कि मेरे जो टायर है वो ऑन एन एवरेज 40,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं। अब उसका दावा सही है गलत ये कैसे पता करें? ठीक है, 100 टायर का सैंपल है और उसके बेस पर पूरा अनुमान लगा रहे हैं पूरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो पहली बात तो पहचान जाओ, सैंपल साइज n है, वो ग्रेटर देन 30 है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे टी टेस्ट भी आया करेगा, वहां पर सेम क्वेश्चन मिलेंगे, बस n से फर्क हो जाएगा। n जब 30 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ n 30 से बड़ा है, वहाँ n 30 से छोटा हो जाएगा। तो n इज ग्रेटर देन 30, n यहाँ 100 का है। सैंपल का जो एवरेज आई है 39,350 किलोमीटर आई है। ठीक है, और उसका जो स्टैंडर्ड एविएशन है जिसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं 3260 है। और क्लेम कितने के लिए कर रहे हो? क्लेम है 40,000 के लिए कि 40,000 किलोमीटर चलेगा भैया। तो यानी कि ये क्या बन गया अपना हाइपोथेटिकल मीन, जिसको म्यू से डिनोट कर सकते हैं 40,000। अब क्वेश्चन ये बन गया कि भाई ये 39,350 जो सैंपल का आ रहा है और जो जिसके लिए क्लेम हो रहा है 40,000, इनमें डिफरेंस तो दिख रहा है 650 किलोमीटर का, लेकिन क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं? सेम अब वही क्वेश्चन हो जाएगा, उसी तरह से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं करके बता देता हूँ। नल हाइपोथेसिस क्या लिखोगे? मैं पूरे नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज लाइफ, ठीक है, ऑफ टायर्स, ठीक है, एज पर सैंपल्स एंड क्लेम्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। जो सैंपल की जो एवरेज लाइफ आ रही है टायर्स की और जो मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है, इनमें डिफरेंस जो नजर आ रहा है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब भाई हम ये मान रहे हैं कि जो टायर जो है उनका मीन लाइफ 40,000 किलोमीटर भी हो सकता है। स्टैंडर्ड एरर निकालिए। ठीक है, सिग्मा तो यहाँ पर भी नहीं है, पॉपुलेशन का होता तो मैं सिग्मा लिखता, नहीं तो s डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, s 3260 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 100, यानी कि 3260 डिवाइड बाय 10, 326 आ गया। ये स्टैंडर्ड एरर आ गई। उसके बाद डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड एरर का कितने गुना है? तो थर्ड स्टेप जेड, डिफरेंस की मोड वैल्यू यानी कि प्लस माइनस इग्नोर करना है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस है कितना भाई? क्लेम हो रहा है 40,000 के लिए, माइनस आ रहा है वो 32,650। ठीक है, 32,300, सॉरी मैं गलत लिख गया, 39,350। ठीक है, डिवाइडेड बाय 326। और चाहे आप 39,350 माइनस 40,000 लिखते तो वो भी सही था, क्योंकि हम प्लस माइनस को तो यहाँ इग्नोर कर देंगे। तो 40,000 माइनस 39,350, तो ये 650 आ रहा है।
डिवाइड बाय 326, डिवाइड करिए 326 से, ये आती है भाई वैल्यू 1.99। वैसे तो बिल्कुल मार्जिनल सी ही है, 1.993। टेबल वैल्यू है 1.96। तो कंप्यूटेड वैल्यू जो है 1.993 टेबल वैल्यू से हल्की सी हायर है, बट हायर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो, ये अब जो आपकी जो सोशल साइंस की जो रिसर्च है ना, वो बिल्कुल उस पर नहीं चलती कंप्यूटराइज वे में बिल्कुल। तो वैसे तो अब यहाँ सॉफ्टवेयर तो ये कह रहा है कि भाई ये रिजेक्ट होनी चाहिए नल हाइपोथेसिस। ठीक है, वैसे देखने में नजर आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें सोशल रिसर्च में होना ही पड़ता है। तो यहाँ ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। बाकी अभी जो आपके लिए इनिशियल क्राइटेरिया उसके हिसाब से तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आप इसको एक्सेप्ट भी कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लगभग लगभग उसका क्लेम यानी कि वैसे ठीक कह रहा है, वो बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मूले का प्रैक्टिस हुआ, एप्लीकेशन हुआ। अब जो दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा, 2 सैंपल्स है अपने पास, उनके बारे में। अब देखो, जैसे कि एक हमने और इलस्ट्रेशन ली, यहाँ हमने क्या किया, 2 तरह के बल्ब लिए हैं। एक बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलिप्स का, और एक है HMT का। दो ब्रांड के हमने बल्ब लिए और 50 इलेक्ट्रिक बल्ब्स फिलिप्स के लिए हैं, 50 HMT के, यानी कि 50 बल्ब तो हमने फिलिप्स के लिए N1, 50 बल्ब का ही एक दूसरा सैंपल हमने HMT का लिया था। इन दोनों बल्ब को हमने जलाया। He finds that Philips bulbs gives an average life of 1500 hours। ये जो चलते हैं ऑन एन एवरेज फिलिप्स वाले 1500 घंटे चले। ध्यान से समझना क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है, कैसे करते हैं। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पर भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है भाई S1। और ये ध्यान से देख लेना क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है या वेरिएंस बोला है। वेरिएंस है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ है स्टैंडर्ड डेविएशन 60 आवर्स। और दूसरी तरफ जो HMT वाले बल्ब हैं उनका एवरेज लाइफ आ रहा है वही X/2 1512 1512 घंटे। और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन S2 आया है भाई 80 आवर्स। इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन लाइफ ऑफ 2 मेक्स ऑफ बल्ब्स। अब इस बेस पर मैं कह रहा हूँ कि भाई ये HMT वाले बल्ब फिलिप्स वाले बल्ब से अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका एवरेज लाइफ 1512 है जबकि उनका 1500 था। ठीक है, जहां से हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एग्जांपल्स की शुरुआत की थी, हमने बॉयज और गर्ल्स के एग्जांपल से शुरू किया था कि बॉयज के एवरेज मार्क्स इतने हैं, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स इतने हैं। ठीक है, और इस बेस पर मैं कहना चाह रहा हूँ बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट या गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट, इज इट ट्रू और नॉट। अब ये वही सिचुएशन अब आपके सामने आ गई है। यहाँ पर अब आपके सामने जो आज मैंने बताया 2 सैंपल्स के मीन को टेस्ट करने वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, लिखूंगा नहीं मैं, काफी टाइम लगेगा इसको लिखने में। तो आपको लिखना है कि लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज लाइफ, ठीक है, ऑफ बल्ब्स, एवरेज लाइफ ऑफ बोथ बल्ब्स। दोनों बल्ब्स का जो एवरेज लाइफ है, इसका 1500 आ रहा है, इसका 1512 आ रहा है, 12 घंटे का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए दोनों का एवरेज लाइफ लगभग बराबर मानकर हम लोग चल रहे हैं। अगला स्टेप स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे, क्या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, नहीं है, तो S1 स्क्वायर डिवाइड बाय N1 करो प्लस S2 स्क्वायर डिवाइड बाय N2 करो। S1 स्क्वायर कितना है 60, 60 का स्क्वायर करना है भाई, और N1 है 50 प्लस S2 स्क्वायर है 80, 80 का स्क्वायर करो डिवाइड बाय N2, ये भी 50 है। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 किया मैंने, 80 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 किया मैंने, और जो आया उसका मैंने कर दिया अंडर रूट। ये आता है भाई 14.142, 14.142। तो ये स्टैंडर्ड एरर आ गई। इसके बाद अगला स्टेप जेड वैल्यू निकालिए।
थर्ड स्टेप, डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस किसमें, 1500 बल्ब, सॉरी 1500 है एवरेज लाइफ और 1512 है, प्लस माइनस तो हम इग्नोर करते हैं। 14.142 दिख रहा है, बहुत माइनर से डिफरेंस है। 12 को डिवाइड कर दो 14.142 से, तो ये आता है 0.848। दिख भी रहा था वैसे, बहुत माइनर सा डिफरेंस था। तो कंप्यूटेड वैल्यू है 0.848, टेबल वैल्यू 5% पर होती है 1.96, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कम आ रही है, तो क्या लिखोगे, कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है भाई, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। नल हाइपोथेसिस क्या थी कि दोनों बल्ब्स का जो एवरेज लाइफ है लगभग बराबर है, इसलिए हम ये जो आप सोच रहे थे कि भाई दूसरा जो बल्ब है ज्यादा अच्छी कैटेगरी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है, दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से दो सैंपल्स के मीन का जो है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के काफी क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं एक और लेना चाहता हूँ जहां हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का हो, तो उस केस में हम लोग क्या करें, देखते हैं इसमें। हाँ, एक ही एग्जांपल में ले लेता हूँ, सेम है सारा, बस उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन होगा। मीन यील्ड ऑफ व्हीट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए, दो शहर हैं, एक शहर ए एक शहर बी, इनमें जो एवरेज प्रोडक्शन है एक्स बार 1, वो आया है भाई 210 kg गेहूं का प्रोडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है इनका 10 kg, S1 है 10 kg। अच्छा, पर एकड़ विद ए सैंपल ऑफ 100 प्लॉट्स, सैंपल लिया है 100 प्लॉट्स का। वहीं दूसरा डिस्ट्रिक्ट बी है, वहां पर मीन यील्ड मिली है 220 kg, यहाँ पर जो प्रोडक्शन मिला है 220 kg का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इनका जो मिला है 12 kg, S2 12, और फ्रॉम सैंपल ऑफ 150 प्लॉट्स, साइज लिया है सैंपल साइज यहाँ 150 का। ठीक है, अच्छा, एज्यूमिंग दैट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द यील्ड इन द एंटायर स्टेट। अब देखो, पूरा ये है डिस्ट्रिक्ट, ये दो शहर हैं, और पूरे स्टेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अब ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकले होंगे, पूरे स्टेट में से ही तो निकले होंगे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिख दो, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन लिख दो, ये है 11 kg। अब बस इतना ही चेंज है। अब ये पूछ रहा है कि क्या इन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज हैं, उनकी जो यील्ड है उसमें प्रोडक्शन में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। सब कुछ सेम रहेगा भाई। नल हाइपोथेसिस भी इसी तरह से लिखी जाएगी कि हमने जो नल हाइपोथेसिस लिया वो ये है कि ये जो एवरेज प्रोडक्शन आ रहा है यहाँ 210 किलो, यहाँ 220 किलो, इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो नल हाइपोथेसिस H0, देखो सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं, लेकिन आप वैसे वर्डिंग में लिखने की कोशिश करें। तो x बार 1 इज इक्वल टू x बार 2, दोनों सैंपल का मीन जो है वो लगभग बराबर है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब स्टैंडर्ड एरर में चेंज क्या आएगा कि जो हम लिख रहे थे S1 स्क्वायर डिवाइड बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर डिवाइड बाई N2, ये तो हम तब करते जब पॉपुलेशन का नहीं हो हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पॉपुलेशन वाला है तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन वाला, उसका स्क्वायर कॉमन ले लिया और उसको 1 डिवाइड बाई N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2, इतना ही चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम अंडर रूट। तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का कितना है 11 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई N1 100 है, 1 डिवाइड बाई N2 150 है भाई, और कर दो इसका अंडर रूट। तो भाई 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 150
ठीक है, ये आता है 0.1, ये वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ये 121 डिवाइड बाई 0.0167, 121 डिवाइडेड बाई 0.0167 और जो आया मैंने उसका अंडर रूट पे कर दिया, ये 85 के लगभग आता है, लगभग 85 अप्रोक्सीमेट में कर रहा हूँ मैं, ठीक है 85, कुछ गलती तो नहीं कर गई, काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें, एक बार मैं दोबारा करता हूँ उसको। 11 स्क्वायर है, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 150, 0.016 और अच्छा ठीक है मल्टीप्लाई करना था, सॉरी मैं डिवाइड कर गया, मल्टीप्लाई 121, हाँ ठीक है अब ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है वैसे, तो 2.01667 और इसका कर दिया मैंने अंडर रूट, ये आता है भाई 1.42, स्टैंडर्ड एरर आती है इसकी 1.42, और अब देखो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, डिफरेंस कितने का है 220 और 210 डिवाइड बाई 1.42, तो 10 को आप डिवाइड करो 10 डिवाइड बाई 1.42 तो 7.04 आ रहा है, 7.04 इसकी कंप्यूटेड वैल्यू आ रही है, यानी कि एक्चुअल में जो हमारा वेरिएशन आ रहा है वो स्टैंडर्ड एरर का 7.04 गुना तक आ रहा है, जबकि अलाउड है कितना 1.96 गुना तक, तो कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट की जाती है। इसका मतलब दोनों जो स्टेट्स हैं, सॉरी जो दोनों सिटी हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए, उनमें जो ईल्ड है, एवरेज ईल्ड है, उसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बी जो है उसमें प्रोडक्शन वाकई ज़्यादा होता है डिस्ट्रिक्ट ए के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरह से ये मीन से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, काफ़ी सारे इसमें एग्जांपल्स मिलेंगे, आप एक बार इनको कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे इनको करेंगे, और जब हम स्मॉल सैंपल भी कर चुके होंगे तब हम एक बार इनको सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये फॉर्मूला याद तभी होंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे, और नहीं तो फिर इसमें कंफ्यूजन होने लग जाता है कि कब कहाँ कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है।